हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टिट। ये साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक समरी का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देखें। सो लेट्स बिगिन। गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। तो दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि अमीर बनने के लिए लाखों तरीके हैं और बहुत सारे बुक्स भी है जो ये बताएंगे कि अमीर कैसे बना जाता है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो है फ्रूगल रहना और बहुत सारे गलत डिसीजंस न लेना। फ्रुगैलिटी का मतलब होता है कि बी इकोनॉमिकल इन कंज्यूमिंग कंज्यूमेबल रिसोर्सेज सच एज फूड, टाइम एंड मनी एंड अवॉइड वेस्टिंग एंड लेविशिंग। यानी कि हमें कोई भी रिसोर्सेज सच एज फूड, टाइम और मनी वेस्ट नहीं करना चाहिए और बहुत इकोनॉमिकल रहना चाहिए ये सब खर्च करने में। ऑथर यहाँ पे जेसी लिवरमोर के बारे में बताते हैं। जेसी लिवरमोर अपने टाइम के ग्रेटेस्ट ट्रेडर थे जिनका जन्म 1877 में हुआ था और अपनी 30 की उम्र तक उन्होंने इतना पैसा कमा लिया, अगर आज के टाइम पे कंपेयर करें तो वो $100 मिलियन होता है। अक्टूबर 1929 के क्रैश में स्टॉक मार्केट 66% से ज़्यादा गिर गया था। लिवरमोर की वाइफ बहुत घबराई हुई थी क्योंकि न्यूज़ में खबरें आ रही थी कि बहुत लोग सुसाइड कर रहे हैं स्टॉक मार्केट क्रैश की वजह से। लेकिन लिवरमोर जब घर आए तो उन्होंने कहा कि ये उनका बेस्ट ट्रेडिंग डे था क्योंकि उन्होंने स्टॉक मार्केट शॉर्ट किया हुआ था और उन्होंने एक ही दिन में इतना पैसा कमाया था कि आज के डेट में अगर कंपेयर करें तो वो $3 बिलियन हो जाता है। यानी कि वो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में आ गए थे। इसकी वजह से जेसी लिवरमोर और ज़्यादा रिस्की बेट्स लगाने लगे और 1933 में उनकी पूरी संपत्ति चली गई और इवेंचुअली उन्होंने अपनी जान दे दी। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सुब्रतो रॉय, विजय माल्या ये सब अमीर बन गए लेकिन अमीर रह नहीं पाए। ये सब लोग जानते हैं कि फोर्ब्स हर साल टॉप रिचेस्ट पर्सन की एक लिस्ट बनाता है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि हर साल 20% लोग उस लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट भी देखें पिछले 20 साल की, तो उसमें से सिर्फ 3 ही नाम आज भी है और पिछले 20 साल पहले भी थी। वो नाम है वॉरेन बुफे, बिल गेट्स और लैरी एलिसन। ऑथर कहते हैं कि पैसा बनाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ता है, लेकिन पैसा बनाए रखने के लिए इसका ऑपोजिट करना पड़ता है। रिस्क कम लेना पड़ता है, फ्रुगैलिटी दिखानी पड़ती है और ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि जो भी वेल्थ हमने क्रिएट किया है उसमें लक का भी कंट्रीब्यूशन है जो शायद कल नहीं रहेगा। अगर हम वॉरेन बुफे को देखें तो वो बहुत लंबे समय तक अमीर बने रहे क्योंकि वो अपने इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी कंपनियां और अच्छे लोग चुनते हैं, जो बाय द वे बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन कुछ चीज़ें उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि वॉरेन बुफे ने कभी ज़्यादा लोन नहीं लिया अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। उन्होंने अपने लाइफ में 14 रिसेशंस देखे लेकिन कभी भी पैनिक नहीं हुए और वो कभी भी एक स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करते थे अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, उन्होंने अपने पैसे को कंपाउंड होने दिया। ये सभी लोग जानते हैं कि वॉरेन बुफे और चार्ली मंगर बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों साथ में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन इस ग्रुप का एक थर्ड मेंबर भी था जिसका नाम था रिक क्यूरिन। एक इंटरव्यू में मोनिश पोब्रा ने वॉरेन से पूछा कि रिक का क्या हुआ। वॉरेन ने कहा कि मुझे और चार्ली को पता था कि हम बहुत अमीर बनेंगे, लेकिन हमें अमीर बनने की कोई जल्दी नहीं थी। रिक भी हमारी तरह ही स्मार्ट था लेकिन उसे अमीर बनने की जल्दी थी। 1973-74 के क्रैश में रिक के ऊपर बहुत मार्जिन लोन था और क्रैश की वजह से उन्हें बहुत लॉस हुआ था और मार्जिन लोन सेटल करने पड़े, जिसकी वजह से उन्हें अपने बर्कशायर हाथवे के शेयर्स वॉरेन बुफे को बेचने पड़े। चार्ली, वॉरेन और रिक इक्वली स्किल्ड थे अमीर बनने के लिए, लेकिन वॉरेन और चार्ली ने एक और स्किल ऐड किया था, वो है अमीर बने रहना। नेक्स्ट है टेल्स यू विन। यानी कि अगर हम 10 चीज़ें ट्राई करेंगे तो उसमें से 10 की 10 चीज़ें सक्सेसफुल नहीं होंगी, बल्कि सिर्फ 2 या 3 चीज़ें ही सक्सेसफुल होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे डिज्नी आज एक $1 बिलियन कंपनी है, लेकिन डिज्नी का फर्स्ट स्टूडियो बैंकरप्ट हुआ था। लेकिन फिर भी मिड 1930 तक डिज्नी ने 400 से भी ज़्यादा कार्टून्स प्रोड्यूस किए थे, जिसमें से कुछ ही कार्टून लोगों को पसंद आए थे, जिसमें से स्नो वाइट और सेवन ड्राफ्ट, ये 2 कार्टून डिज्नी की किस्मत बदल दी, जिसकी वजह से डिज्नी ने 1938 में $8 मिलियन बनाए और डिज्नी ने अपना सारा डेब्ट पे ऑफ कर दिया, अच्छे एम्प्लॉयज़ को रिटेन किया और एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो बनाया जो आज भी है। अगर हम अमेज़ॉन की बात करें तो अमेज़ॉन बहुत सारी चीज़ें करता है, लेकिन अमेज़ॉन सिर्फ 2 बिजनेसेस से ही पैसे कमाता है, वो है अमेज़ॉन प्राइम और अमेज़ॉन वेब सर्विसेज। बाकी सारे बिजनेसेस ऑलमोस्ट कुछ नहीं कमाते हैं, लेकिन फिर भी अमेज़ॉन बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च करते ही रहता है। अमेज़ॉन ने एक बार अपना खुद का मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया था जिसका नाम था फायर फ़ोन, लेकिन ये बहुत बड़ा फेलियर था जिसकी वजह से कंपनी को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ था। जब जेफ बेजोस से पूछा गया इस लॉस के बारे में तो उन्होंने सिंपली कहा कि मैं नेक्स्ट बिग फेलियर पे काम कर रहा हूँ जिसके सामने ये फायर फ़ोन का लॉस बहुत छोटा लगेगा।
जेफ बेजोस के हिसाब से ये सब सही है, क्योंकि इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स की वजह से ही अमेज़ॉन प्राइम सर्विसेज और अमेज़ॉन वेब सर्विसेज जैसे प्रोडक्ट्स भी आए हैं। अगर हम इंडेक्स को भी देखें तो सिर्फ 6 कंपनियां हैं जो पहले भी इंडेक्स में थी और आज भी इंडेक्स में हैं, बाकी सारी कंपनियां इंडेक्स से बाहर निकल गई। अगर हम वॉरेन बुफे को भी देखें तो उन्हें 400 से भी ज़्यादा कंपनियों में इन्वेस्ट किया, लेकिन उनका फॉर्चून बना सिर्फ 10 कंपनीज़ की वजह से। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में राकेश झुनझुनवाला का भी नाम लेते हैं तो उनका भी फॉर्चून सिर्फ टाइटन और क्रिजिल की वजह से बना है। पीटर लिंच जो एक ग्रेट इन्वेस्टर है, वो कहते हैं कि अगर आप बहुत अच्छे इन्वेस्टर हो तो 10 में से सिर्फ 6 कंपनियां ही आपकी सक्सेसफुल रहेंगी। और नेक्स्ट है वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी। अगर हम अपने आसपास कोई महंगी फरारी या कोई हाई एंड कार देखते हैं तो हमें लगता है कि उस कार का ओनर बहुत अमीर है, लेकिन ऑथर कहते हैं कि उनमें से कुछ लोग मीडियोकर सक्सेसफुल रहते हैं जो अपने पेचेक के बहुत बड़े हिस्से से वो कार खरीदते हैं। ऑथर एक रॉजर नाम के व्यक्ति से मिले थे जो बहुत महंगी कार चलाता था, लेकिन कुछ दिनों बाद वो छोटी कार चलाने लगा। लेकिन जब ऑथर ने पूछा कि क्या हुआ, तो रॉजर ने बताया कि उसकी कार बैंक ले गई क्योंकि उन्होंने लोन डिफ़ॉल्ट किया था। देखिए, 1 करोड़ का कार चलाने वाला आदमी वेल्थी हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम इन्फॉर्मेशन है एक आदमी के वेल्थ को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि हमारे पास ना ही उस आदमी का बैंक बैलेंसेस है, ना ही ब्रोकरेज अकाउंट है जिससे हम उसकी वेल्थ को आइडेंटिफाई कर सकें। बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें मिलियनियर बनना है, लेकिन एक्चुअल में उनका मतलब होता है उन्हें मिलियन खर्च करना है, और वेल्थ बनाना इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट है। वैसे देखा जाए तो दुनिया में बहुत अमीर लोग भी हैं जो बहुत खर्च भी करते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें उनकी रिचनेस दिखती है, वेल्थ नहीं। एक वेबसाइट के अनुसार मुकेश अंबानी ने अपने बच्चों के शादी में $100 मिलियन खर्च किए थे। अगर हम उनके वेल्थ से कंपेयर करें तो ये 0.1% होता है। और एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चों के शादी में अपने वेल्थ का 10 से 20% खर्च कर देता है। ये दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बहुत मॉडस्ट दिखते हैं लेकिन बहुत वेल्थी भी है, जैसे कि अजीम प्रेम जी, जो कभी बिजनेस क्लास में ट्रैवल नहीं करते बल्कि वो इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करते हैं, और कोई 5 स्टार होटल में नहीं रुकते बल्कि अपने कंपनी के गेस्ट हाउस में रुकते हैं। इसीलिए ऑथर कहते हैं वेल्थ वो है जो दिखाई नहीं देता। और लास्ट है फ्रीडम। अगस्ट कैम्बल एक साइकोलॉजिस्ट थे यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में, और वो जानना चाहते थे कि वो क्या चीज़ है जो लोगों को खुश रखता है। उन्होंने अपने बुक सेंस ऑफ वेल बीइंग इन अमेरिका में लिखा था, वो एक चीज़ जो हमें खुश रखती है वो है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कंट्रोलिंग वंस लाइफ। यानी कि हमारे लाइफ पे हमारा कितना कंट्रोल है ये डिसाइड करता है कि हम कितने खुश हैं। ना ही आपकी सैलरी, ना ही आपका बड़ा घर, ना ही आपका प्रेस्टिजियस जॉब, बल्कि आप क्या करना चाहते हो, कब करना चाहते हो और किनके साथ करना चाहते हो, इन सब पर कंट्रोल आपको ज़्यादा खुश रखेगा। पैसे का ग्रेटेस्ट इंट्रिंसिक वैल्यू यही है कि वो आपको एबिलिटी देता है कि आप आपके टाइम को कंट्रोल कर सको। जैसे कि एक स्मॉल वेल्थ आपको एबिलिटी देगा कि आप कुछ दिनों की छुट्टी ले सको बिना इस वरी के कि आपकी सैलरी कट जाएगी। या फिर वेल्थ आपको ये एबिलिटी देगा कि अगर आपकी जॉब चली गई तो भी आप पैनिक नहीं होंगे। या फिर वेल्थ की वजह से आप जल्दी रिटायर भी हो सकते हो। अगर आपका पैसा आपके लिए टाइम बाय कर सकता है तो ये कोई लग्जरी से कम नहीं है। ऑथर यहाँ पे अपना ही एग्जांपल देते हुए बताते हैं कि वो कॉलेज से एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहते थे ताकि वो बहुत पैसे कमा सकें, और उन्हें अपने पहले जॉब में ये समझ में आ गया कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बहुत पैसे कमाते हैं, लेकिन बहुत पैसे कमाने के लिए बहुत टाइम काम करना पड़ता है, और मिडनाइट से पहले घर जाना एक लग्जरी है इन्वेस्टमेंट बैंकर की लाइफ में। हर सेकंड उन्हें ऐसे लगता था कि वो गुलामी कर रहे हैं अपने बॉस की। हालांकि वो जॉब उन्हें अच्छा लगता था, लेकिन उन्हें जल्दी समझ में आ गया अगर अच्छा लगने वाला जॉब भी हम ऐसे टाइम पे करेंगे जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है तो ये उसी काम के बराबर है जो हमें अच्छा नहीं लगता। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि कंट्रोलिंग योर टाइम इज़ द हाईएस्ट डिविडेंड मनी कैन पे। यानी कि पैसा आपको टाइम देगा और टाइम ही आपको हैप्पीनेस देगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इससे फाइनेंस रिलेटेड वीडियो और भी ला सकें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद एंड गुड बाय।